नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान कहानी का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे मालती और अन्य शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों के बीच में बातचीत होती है और किस तरह वह मिस्टर मेहता का मजाक बनाते हैं और फिर खुद भी मजाक का पात्र बनते हैं। अब हम सुनते हैं कि आगे उनमें और क्या-क्या घटनाएं घटती हैं। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम बन गया था और वे सभी शिकार के लिए जाना चाहते थे कि तभी किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बनेगा। उन्होंने प्लान किया, खूब जल क्रीड़ा की जाएगी और शाम को लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए भला। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह तो विदा हो चले थे। केवल वही लोग बच गए थे जिनकी राय साहब के साथ घनिष्ठता थी। मिसेज खन्ना के सिर में दर्द था, वह न जा सकी और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेख माला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में वह मग्न थे। सब के सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे भी उड़ाते हैं और मूंछों पर ताव भी देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर है। इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या ही परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यह मेहता तो फिलोसोफर बनना फिरता है। इसे यही धुन है कि जीवन का संपूर्ण बनाए। महीने में 1000 मार लाते हो, तुम्हें अख्तियार है। जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए या अब की घर का किराया किसके घर से आएगा, वह अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाएगा। छुट्टे सांड बने दूसरे के खेत में मुंह मारते फिरते हैं और समझते हैं संसार में सब सुखी हैं। तुम्हारी आंखें तब खुलेंगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बच्चा खेत में चलकर हल जोतो जाओ। तब देखें तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह जो है मालती ना, जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी। इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास जो नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास तो इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मार दो, जीवन कर्तव्यों को पास फटकने भी ना दो। बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज़्यादा आसान और भला क्या होगा। माँ बाप से पटती नहीं है, उन्हें धता बताओ, शादी मत करो, यह तो बंधन है। बच्चे होंगे, यह मोहपाश है। मगर टैक्स क्यों देते हैं, कानून भी तो बंधन ही है ना। उसे क्यों नहीं तोड़ देते, उससे क्यों नहीं कन्नी काटते हैं। जानते हो ना कि कानून की ज़रा भी अवज्ञा की तो बेड़ियां पड़ जाएंगी। बस यही बंधन तोड़ो जिसमें अपने भोग लिप्सा में कोई बाधा नहीं पड़े। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मार खा बनो। जीते सांप के पास जाए तो फुफकार भी मारेगा और काट भी देगा। 8 बजे शिकार पार्टी चली गई। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था, बंदूक की आवाज़ से भी कांपते थे। लेकिन मिस मालती जा रही थी तो वह कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तंखा को अभी एक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर भी ना मिला था। शायद वह अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे। वहाँ का रंग ढंग भी देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से असामियों से एक संबंध भी तो हो जाता है और अपना रोब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती हैं, उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए ना। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन सामग्री, रसोइया, कहाँ खिदमतगार सब साथ चलते, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध कर लिया। खन्ना ने कहा, आखिर वहाँ भोजन करेंगे कि भूखों मरेंगे। मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों नहीं करेंगे।
लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा भी रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडियाँ और पत्तल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी भी नहीं है। शिकार हम ही करेंगे। मालती ने गिला किया। क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग कर लेंगे, आप केवल हमें बताती जाइएगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भुनिए, खाइए और वहीं दरख्त के साए में खर्राटे ले लीजिए। यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब ड्राइव कर रहे थे। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क पेचदार होती जाती थी। कुछ ही दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक अचानक ढाल आ गया और मोटर वेग के साथ नीचे की ओर चली आई। दूर से नदी का पाट भी नजर आ रहा था, किसी रोगी की भांति दुर्बल और निष्पन्द। उसी कगार पर एक घने वट वृक्ष की छाह में कारें रोक दी गई और लोग उतर आए। यह सलाह हुई कि 2-2 की टोली बनेगी। शिकार खेलकर 12 बजे तक आ जाएंगे। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐठ कर रह गए। जिस विचार से वह आए थे उसमें तो जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती यूं दगा दे देगी तो घर लौट जाते। लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक ना होते हुए भी कोई बुरा भी नहीं था। उनसे बहुत सी मामले की बात करनी थी। खुर्शीद और तनख्वाह बच रहे थे। उनकी टोली बनी बनाई थी। तीनों टोलियां एक एक तरफ चली गईं। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम तो लेने दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए हैं, अभी से थक गई? अरे थकी नहीं, लेकिन क्यों ना जरा दम ले लें। जब तक कोई शिकार हाथ ना आ जाए हमें आराम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शिकार खेलने तो नहीं आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा, यह तो मैं नहीं जानता था। फिर भला क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं। हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया। झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर से कोई शिकार मिलेगा ही मिलेगा। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुककर कहा, गर्मी के मारे तो बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, पर मैं नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम तो, सच कहती हूँ। अरे जब तक कोई शिकार ना मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। तुम तो मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? मैं ना जानती थी तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने सुना ही ना हो। दोनों कुछ दूर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरा पथरीला रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं वापस आऊँगा। तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूँ तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यह सिफत है। वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। मालती ने झेपते हुए कहा, तुम कोरे फिलासफर हो मेहता, सच में। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई, पर मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा श्राप पड़ा है। मेहता ने बंदूक कंधों पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं अपने आप को श्राप दिया है। शिकार मिल जाता
तो मैं 10 मिनट की मोहलत देता। अब तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलासफरों के शायद हृदय ही नहीं होता। तुमने अच्छा किया विवाह नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते। मगर मैं यूं ना छोड़ूंगी, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते हो। मेहता ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़ गए। मालती सजल नेत्रों से बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ, नहीं मैं इसी चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वह 20 कदम निकल गए तो झुंझलाकर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद नहीं था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु नहीं जानती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ न लगा और दूसरों ने अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप हो जाएगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों सी लगती थी। धार में इतना वेग था कि लहरें उछल पड़ती थी। सूर्य मध्याह्न आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थी। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ेगा। क्यों, उस पार नहीं चलेंगे? यहीं तो शिकार मिलेंगे। धारा में कितना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है ना, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए, मुझे अपने जान से बैर कोई नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पांव साधते हुए चले। ज्यों-ज्यों आगे जाते थे पानी गहरा होता जाता था, यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अब अधीर हो उठी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता उसे कभी ना होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो फिसल जाओगी, धार बहुत तेज है। कोई हर्ज नहीं, मैं आ रही हूँ, आगे नहीं बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथ से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहाँ मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा, होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो तुम्हारे पास ही मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया। मालती ने नशीली आंखों में रोष भरकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी नहीं देखा था। बिल्कुल पत्थर हो। खैर, आज सता लो, जितना सताने बने मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़ते हुए मालूम हुए। वह बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बैठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रिकुटी टेढ़ी कर कर कहा, तो उस पार जाना क्या इतना ज़रूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। बंदूक कनपट्टी से कंधों पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधों में बैठा लिया। मालती अपने पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले? भद्दा तो लगता है। 2 पग के बाद उसने करुण स्वर में बोला, अच्छा बताओ, मैं यही पानी में डूब जाऊं तो तुम्हें रंज हो या ना हो? मैं तो समझती हूँ तुम्हें बिल्कुल भी रंज ना होगा। मेहता ने आहत स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझती हूँ, अब मैं इसमें क्या छिपाऊं? सच कहती हो मालती? तो तुम क्या समझते हो? मैं कभी बतलाऊंगा। पानी मेहता की गर्दन तक आ गया। कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक न आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता, ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ। नहीं, मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंब और शक्ति की जरूरत थी वह और कहाँ मिल सकता था। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे नीचे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए। तुम समझते होगे यह कितनी स्वार्थी है। मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में थोड़ी गुदगुदी हुई।
क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, पर शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उसके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ एक तेज भी था। मुझे यह सुनकर आनंद आ रहा है। तुम यह समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो, और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत जान में डाल दी है। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन ना पटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो? और जो मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काट कटोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर तो मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू भी तो नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतःस्थल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर मुझे उसमें अरुचि हो जाएगी। मालती काँप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप हाव भाव और नाजो अंदाज का कोई मूल्य नहीं है। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिसमें आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मालती ने होठ सिकोड़कर ऊपर की ओर सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुरा कर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दावा निसार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चल रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी और न ही लौटने की। आज के भाषण में उसे ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल ही नया था। उसने कितने ही विद्वानों नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। धाय की आवाज हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अब अभी जाकर लाता हूँ, जाती कहाँ है? यह कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे रख गड़ाप से पानी में कूद पड़े। वो बहाव की ओर तैरने लगे, मगर आधा मील तक पूर जोर लगाने पर भी चिड़िया को ना पा सके। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली, चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने वह चिड़िया पकड़ ली। वो मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाया। 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला, और वह भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले थे और फूहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियां। सिर के बाल भी उलझे हुए अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं था जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था
और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई और रूप नहीं मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे। हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गई और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसे ठौर दिखा दूं। रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सा कुचाकर सिर झुकाकर बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहेंगे, कपड़े भी तो गीले हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे भी कपड़े गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में ही खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है, वो बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धरी हैं, चिड़िए का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई, तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है, तुम्हारी घरवाली होगी। नहीं, घरवाली तो भी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उन्हें बुला लाती हूँ, तुम चलकर छांव में बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ, तुम थक गए होंगे। शहर के रहिया जंगल में काहे आते होंगे, हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छांव में बैठ गए तो इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में एक अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने ही पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अनंत फैली हुई थी। मेहता अपने विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती के साथ आ गई। एक वन्य पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव सी। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छांव बहुत अच्छी लग रही है, क्यों यहाँ भूख के मारे प्राण निकलते जा रहे हैं? युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी, तो मेरे हाथ का खाओ। एक क्षण में बटिया सेक दूंगी। नहीं, अपने आप ही सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है, यहाँ कहीं कोई दुकान भी नहीं है। मालती ने मेहता को क्रोध से देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़े रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा जीवन का आनंद भी तो उठाओ, देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद आता है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही ना जाएंगी, किसी तरह निकल भी जाऊं तो हजम भी नहीं होंगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ, रास्ते भर दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्हें अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी। दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ मटके पानी से भरा होगा और मटके भी भारी थे। मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथों से रस्सी को छीन लिया और बोली, तुमसे ना खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींच देती हूँ।
मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान सहन नहीं कर सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया। दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लाल सर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी। मालती बौहें चढ़ाए खाट पर खिन्न मन से पड़ी रही। इस तरह ये दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ भला, मैं अब क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उन्हें पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और उसे गूंदने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपने काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आना यहाँ पर बैठ जाओ। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है तुम्हें धूप लग गई है। मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए जा रहे हो? तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है। क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्स है और सेमरी में है। उप, सिर तो फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखों से धुएं से लाल सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे में? आधे में बताती हैं। दाई ओर है कि बाई ओर? बाई ओर है। मैं अभी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, घिसकर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधे घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यवहारिक गान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी जाती है। मालती ने आंखें खोलकर देखा। कहाँ गई वो कलोटी? गजब की काली है, जैसे अबुरस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कहा आए, कार यहाँ भेज दे। इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है उससे आधे सिर का दर्द बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फायदा करती हैं, मुझे नहीं करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो। कितने छुछोरे हो, जैसे ही रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी है ही कि अगर तुमसे होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक। मुझे देवी बनने की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं। कार यहाँ आ भी सकेगी पता नहीं। उस कलोटी को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है ना, फिर आके भोजन पकाएगी। तो आज आप इसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रुकेंगे। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और इस लू में उस ऊंची पहाड़ी पर नहीं जाता। और वह एक मेहमान के लिए वहां चली गई। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है। देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता अब तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो अब तक सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फुकार मारी, तुम नहीं जा सकते मुझे यूं अकेली छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हद बुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ था। वह दौड़ती हाँफती चली आ रही थी।
वह कलुटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समय पाकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ी खोज लाई, अभी घिस कर लगाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा। मैं रोटियां सेक देती हूँ, दो एक खा लेना। भाई दूध पी लेंगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटेनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता था इस गवारिन के चरणों को चूम लूं। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दे। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग भी होंगे। उनसे कहना कार यहाँ ले आए, दौड़ी हुई जाना। युवती ने दिन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस गवारिन की दवा उन्हें नहीं जची तो ना सही, उसका मन रखने के लिए जरा सा लगवा लेती। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी। कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं। बाबूजी खाना खा ले, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो। तब फिर मैं मोटर वाले को बुलवा लाऊंगी। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल सा गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेक दी। दूध गर्म था, उसे ठंडा किया, कटोरे में ले आई। मालती ने कटोरे के भद्देपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग नहीं सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी खड़ी पंखा झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं। तू जाकर गाड़ी ले आ। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। यह क्या चाहती है? इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों किसी नम्रता और कृतज्ञता या याचना भी दिखाई नहीं दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद झलक थी। गंवारी मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी। तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती। मैं गाड़ी लेने नहीं जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी। बता तू किसके इलाके में रहती है? यह राय साहब का इलाका है। तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटर से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी। कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कौर निगले थे कि मालती की यह बातें सुनी। कौर कंठ में ही अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई। उसे ही जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार लगाई, ऐसी ही लौंडियां मर्दों को पसंद आती हैं, जिनमें और कोई गुण हो या न हो। उनकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे कि इस पुरुष ने मुझसे यह काम करने को तो कहा। वह देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी वो पुरुषत्व तो तुमसे कम नहीं है, लेकिन अंदर से तुम वही हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। इस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला कैसे हुई? बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे ना जाने दूंगा। उसकी सेवाओं कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जलकर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे से आना। मालती दो तीन कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा यह निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते, रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट पहना हुआ था, जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को आसामियों के शिकार से इतनी फुर्सत ही कहाँ थी। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छोड़ दिया, जो कल से ही उसके मस्तिष्क में घूम रहे थे। वह बोले, मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है।
राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांति प्रिय भी थे, कोई विरोध नहीं कर सके। मैंने सुना कि वह चरित्र का कुछ अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है? समाज में रहो, समाज के कर्तव्य मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चलेगा। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हो जाती है। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी, मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। यह तो ना कहो मिस्टर खन्ना, जिस मालती पर जान तो देते ही हो तुम। यह तो मैं आपको भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ। आप ही उनकी प्रतिमा बनाएं। खन्ना ने जोर से कहा मारा। हालांकि हंसी की कोई बात नहीं थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो भला क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन भी न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी उसकी पूजा करेंगे वह इतनी ही आपसे दूर भागेंगी। जितना दूर भगाइएगा उतनी ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था। मेरी ओर? मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहता हूँ, मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, मैं यह जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है। रोज डिग्रियां हो रही हैं। जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते। चारों तरफ बदनामी। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल भी हो आए थे। किसी से दबना नहीं जानते थे। खद्दर भी पहनते थे और फ्रांस की शराब भी पीते थे। वह बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास ही नहीं है। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाजें कसने लग गए। आवाज नहीं, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठकर देखिए तो पता चले। मैंने तो बैठकर देखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ चाहे जितनी बुराइयां हो, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप तो इतने दुखी, निराश और चिंतित हैं। इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिले। मेहता साहब आपसे बाजी मार लेकर जाएंगे। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था। बड़ी सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रुका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, उसे चढ़ने दो। धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाएं और कुछ बातें कर लें। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली चला गया। एक हत्या से बच गए। अच्छा कहिए, क्या कहने जा रहे थे? आप इलाके में ऊख होती है? बड़ी कसरत से। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं, 1000 हिस्सा खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार हो और आपको रुपयों की कमी है। कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी रुपये नहीं है। रुपये जितने चाहे मुझसे ले लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर ना कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी ले लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं, और इकट्ठी रकम आपको मिल जाएगी 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते हैं। हमारी नियमावली भी देख लीजिएगा। राय साहब कंपनी पे वे अविश्वास करते थे। 2 एक बार उन्हें इसका कड़वा अनुभव हो भी चुका था।
लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता के कायल भी हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल न अपने अध व्यवसाय पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूछता है, उसकी सलाहों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाए तो उन्हें कुछ कामयाबी ही हो सकती है। ऐसा अवसर कैसे छोड़ा जाए, इस तरह तरह के वह प्रश्न मन में करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फूल लिए नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पकड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया। मामूली चीजें थीं जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोए, कंघी, सहदिया, कुकरौंदे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करंजे और घुमची। ऐसे ही बहुत कुछ। हर एक चीज दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उनके गुण भी बयान कर देता था। यह मकोए है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे के बीज है मालिक। गठिया हो या। खन्ना ने उसका दाम पूछा। उसने 8 आने कहा। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया। आशीर्वाद देता हुआ चला गया। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी अशर्फियाँ बनाऊंगा। मैं किमियागर हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार, यह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से। मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले 1.25 लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बतलाऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबरा पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि ये किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपकी ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नब्दा कसा जा सके तो क्या बुरा है। जरा से एहसानों से बड़े बड़े काम निकल आते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मज़े की बात करते हैं। जिस बूटी में जो भी गुड़ चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत पर मुनहसरत है। सेहत तो रुपये में 8 आने के विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, यह सब अंधविश्वासी ही होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, को जानता भी हूँ, जो कुकरौंधों का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। इस तरह से इनकी बातें होती रही। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं ने उन्हें भी यह विश्वास था जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचेतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए तो वह भी ललायित ही रहते हैं। उनके मन में संन्यास त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय हो सकता था। लेकिन जब वह संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया हुआ है? उन्होंने संन्यास कब लिया है साहब? वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वातंत्र उनके उपदेशों का तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आया। अब की आइए तो उनसे बात होगी। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलवाया है या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इससे क्या मिला था? वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ सुनकर वे चौंक पड़े। प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? खामखा उसे छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़े तो?
लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तो क्या शिकार खेलने चले थे आप? शामत, और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया, ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है। एक आध शिकार तो मार लेने दो, खाली हाथ लौटने में तो शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार तक पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुआ मारिए चाहे चीता मारिए। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। वैसे में अपनी जान खतरे में डालना मुझे बहादुरी नहीं लगती। अच्छा, तो आप खुशी से लौट जाइए। अकेला ही? रास्ता तो बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको चलना पड़ेगा साथ में। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक नहीं माना। वो बहुत ही डर गया था। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के थोड़ा होश ठिकाने आया। अब उनकी घबराहट कुछ कम हुई थी। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत ही है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ क्या देख लिया, जान ही निकल गई आपकी। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूंगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो यह अब आपका अहिंसावाद है? शाबाश, खन्ना ने गर्व से कहा। जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद है। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा तो आपको आनी चाहिए, मुझे नहीं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? तीसरी टोली मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तंखा की थी। मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति थे। वह सिर्फ वर्तमान में रहते थे। उन्हें शायरी का शौक था और शराब का भी। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तंखा दाव पेच के ही आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में उन्हें बड़ा मजा आता था। कहिए तो रेत में नाव चला दे, पत्थर में दूब उगा दे। उन्हें चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका नाम करते और 10-20 हजार बना लेते थे। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे थे। इसी तरह वे अपना काम निकाल लिया करते थे। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने भी समर्थन किया। जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तंखा ने एक मामले की बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही नहीं रहूंगा। तंखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति ही नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस होती है। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इसे तो कहीं अच्छा है कि ये गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस नहीं है। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते हैं। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार नहीं था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर ही अपना गुजर करते थे। तभी हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। अपनी बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा! यह उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहासा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते हुए। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरण की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी।
लकड़हारे ने हिरण को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम ना होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरण की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता था। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, अब उसे खबर भी नहीं है। जीवन भी इसी तरह ही तो होता है ना। उन्हें देखकर उसे ग्लानि आ रही थी। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी से ध्यान हट पड़ा। वह बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ चलेगा? जहाँ आपका हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा और अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। अरे नहीं मालूम, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? आधा कोस तो होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूंगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। इसे तो मैं नहीं लेके जाऊंगा सरकार। आप इतनी दूर से आए हैं, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं इसे कैसे ले जाऊं? उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया है कि तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते रह रहकर मिर्जा जी के मुख की ओर एक सतंग नेत्रों से देखते हुए कहा और सोचा कि कहीं ये बिगड़ ना जाए। फिर उसने धीरे से हिरण को उठा के अपने कंधे पे रख लिया। मिर्जा जी ने हंसकर कहा, तूने भी खूब समझा, चल इसे अब ले चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद नहीं थे। 10 साल से उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरण अब इन लोगों का है, उसे और किसी चीज़ से नहीं हुआ था। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरण को गर्दन पर रख लिया। वो घर की ओर चला। तंखा तभी तक तटस्थ थे, वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरण के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते भला? वह मिर्जा को उल्टी दिशा में जाते देखकर बोले, अब उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए हैं? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चला जा रहा हूँ, आप भी आइए। तंखा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, अब अपने होश में है भी या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसीलिए कि उसे पाकर जितनी खुशी उसे होगी मुझे नहीं होगी और आपको भी नहीं। तंखा खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, तो आपके सारा मजा किरकिरा कर दिया। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपये पर लानत भेजता हूँ और ऐसी खुशियों पर भी। मिस्टर तंखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल भी ना आने दिया। मुझ पर जितनी लानत चाहे भेजे, मगर रुपये पर लानत भेजकर अपना ही नुकसान करते हैं आप। अरे इसे बेचकर जो रकम मिलेगी मैं तो उसे हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं है। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरअ का पाबंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छा बता दें, इसे जाने दीजिए, किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? आपको कंपनी का एक हिस्सा भी नहीं खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन हूँ। दौलत तो मेरे पाँव चूमती है। मैं अब यह और नहीं करना चाहता। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का कोई साहस नहीं हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह अब कम हो गया था। लकड़हारा हिरण को कंधों पर रखे लपका जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूलकाय तंखा पीछे ही रह गया। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा, अब तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके ही जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चल रहा है, हम क्या अपना बदन भी नहीं संभाल सकते?
लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए? लकड़हार सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो चलो कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंस पड़ा। मिर्जा डिल्डौर में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वो दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर तो जैसे चाबुक पड़ गया। तुम क्यों हंसे? क्या तुम समझते हो कि मैं इसे उठा नहीं सकता? लकड़हारे ने तो मानो क्षमा मांगी। सरकार, अब बड़े आदमी, बोझ उठाना तो हम मजदूरों का काम है। मैं तुम्हारा दुगना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान नहीं सह सकता था। उन्हें बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम भी नहीं चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया हो। अब वह बहुत थक गए थे, 50 कदम भी नहीं चल पाए थे। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा था। बोले, उतनी ही दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता हूँ। मुर्दा, आप हैरान ना हो, वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूं और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुँचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर लेकर चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व नहीं था। वे बोले, माफ़ कीजिएगा, मुझे अपनी पहलवानी का कोई दावा नहीं करना है। अरे बहुत भारी नहीं है सच में? अजी रहने भी दो। अगर आप 100 कदम भी चल लें तो मैं वादा करता हूँ आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता हूँ। इस तरह वे दोनों बातें करते हुए चलते रहे। तंखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतारकर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हो। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने के बाद लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई, हाथ उठे, लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तंखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रखे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया। शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तंखा ने एक डग और रखा। मालूम हुआ अब तो गर्दन टूट गई। मार लिया मैदान। शाबाश, जीते रहो पट्टे। तंखा 2 डग और बढ़ गए। अब तो आंखें निकल पड़ गई। बस एक बार और जोर मार मेरे दोस्त, 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम ही सही। वकील साहब का बुरा हाल हो गया था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां अब जवाब दे चुकी थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया, अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के थोड़े खोटे हो। तंखा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम ना होगा ससुरा। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान, मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद शुरू कर दी। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। आपने मुआवजा का पूरा किया। कोशिश तो जी तोड़ कर की थी, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर से हिरन को उठा लिया और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांख कूक कर 10 कदम इसे उठा लिया, तो यह ना समझो कि तुम पास हो गए हो। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे ही रहूंगा। एक नाला मिला जिसमें थोड़ा सा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था। कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? आखिर बताओ ना, गोली कैसे लगी?
इसे किसने मारा? लकड़हारा हूँ हाँ करते इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ पड़ा। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं तो सिपाही पकड़कर ले जाएंगे। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। दो नए आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई थी। उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फड़ी, कितनी उटंगी है। वो इस बेस में मेहमानों के सामने भला कैसे जाए? पर पानी वानी तो देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहर इसी गांव में काटने का निश्चय कर लिया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पकाया, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगवाया, सारे गांव को भूज दिया। इस तरह उन्होंने खूब मस्ती की, खूब झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे और खूब देसी शराब पी। जब ये लोग सूर्यास्त के समय वहां से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुंचाने आए थे। कई तो रोते थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में पहली बार आया था कि किसी शिकारी ने उन्हें दावत दी हो। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी जिंदगी में वैसे मौके रोज जाते। तनखा ने बेरुखी से कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था, मतलब कि कोई बात ही नहीं हुई। तब मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमन से अलग बैठी थी, जो एक नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उसके साथ बेवफाई की थी। सिर्फ अकेले मिर्जा साहब ही प्रसन्न थे, वह भी अलौकिक मुख के साथ में। प्रातःकाल होरी के घर में पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थीं और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छोड़ देता था, उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता तीन ने डांटा, ये क्या हुआ है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी को हाथ से छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोग नहीं था, क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई है? होरी ने पागलपन करके कहा, महाराज तुम इस बखत ना बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर ही दम लूंगा। मैं जितनी ही तरह देता हूँ उतनी ही ये सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध से बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर ही पानी पीऊंगी। इसके भाई ने एक गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब तो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ। यह हत्यारा मुझे मारता है, इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, इसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली? तूने देखा था क्या हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा था। हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए सर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा था। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, ठूड़ी है तेरी झुठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर सकता है? होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं तो बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले।
जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज तुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कर कर रोने लग गई। इस घर में आकर उसने क्या क्या नहीं झेला, किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह सींचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सोती रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उनकी रक्षा को भी नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़ाए थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जनमत में धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा था। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया था। उस पर जो दादाजी ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दादाजी ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई थी? शोभा ने जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वो मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शाह पाकर बोली, पंडित दादा यह उसी का काम है। सुबह के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिलाती। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वो खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे ना या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए नहीं रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसकी कसम का क्या भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। अब इसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरे का क्या ही विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या ही करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा। काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दाता दिन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं? घर में छिपा बैठा है, देखो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, ना जाने क्या कर बैठेगा। दाता दिन ने खुद लंगड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपये आले में रखे थे, रुपये वहाँ नहीं है, शायद रुपये भी लेता गया है। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुख में कालिक लगाकर कहीं भाग गया होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने ना चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपये क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान नहीं मिला, धारणा दृढ़ हो गई। आज की कहानी बस यहीं तक। अगली कहानी में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। होरी के घर, धनिया के घर और मिस मालती और मेहता का आखिर क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।